नमस्कार। नमस्कार। आइए आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम देख रहे थे मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ की हिस्ट्री। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दुर्गादास और अजीत सिंह के बारे में पढ़ा था। कैसे दुर्गादास महाराजा दशरथ सिंह की मृत्यु के बाद 30 वर्षों तक संघर्ष करता है मुगलों से या औरंगजेब से, और बाद में 1708 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद देवबारी समझौते के तहत अजीत सिंह को राजा बनाया जाता है। राजा बनते ही अजीत सिंह दुर्गादास को देश निकाला दे देता है या निष्कासित कर देता है, मारवाड़ से निकाल देता है। इसके बाद में हमने देखा कि दुर्गादास जी कुछ समय मेवाड़ में रहे थे और बाद में उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अजीत सिंह के बारे में हमने पढ़ा था। उसकी एक पुत्री थी इंदर कंवर, जिसका विवाह उसने मुगल बादशाह फर्रुखशियर से किया था। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। इसके बाद में कोई मुगल राजपूत विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि ये बात भी थी कि हालांकि मुगलों में कोई सत्ता जरूर रही थी लेकिन कोई ढंग का बादशाह नहीं बना, तो उसके साथ राजाओं महाराजाओं ने अपने वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे। इसके बाद में हमने अजीत सिंह के 2 पुत्र देखे थे। बड़ा पुत्र था अभय सिंह और उसके छोटा पुत्र था बख्त सिंह। अभय सिंह के कहने पर, अभय सिंह दिल्ली था, उसके कहने पर बख्त सिंह अपने पिता अजीत सिंह की क्या कर देता है, सोते हुए हत्या कर देता है। कवियों ने उसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी की थी और एक दुआ भी कहा जाता है कि बख्ता बख्त बायरा नि क्यों मारे रो जमाल, वो हिंदवाणी रो सूर मोर, वो तुर्कानी रो सार की है। बख्त सिंह तूने अजीत सिंह जैसे सूरवीर को क्यों मारा, जो हिंदुओं का शक्तिशाली शासक था और मुस्लिम आक्रांताओं को जो रोकने वाला था। इसके बाद में कहते हैं कि जब आपके अजीत सिंह का दाह संस्कार हुआ था तब उसकी चिता में बहुत सारे मोर, तोते, बंदर आदि आकर बैठ गए थे और साथ में जल गए थे, उसके साथ में जलकर समाप्त हो गए थे। अब आगे शासक बनेगा आपके अभय सिंह, जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करवा दी अपने भाई बख्त सिंह के हाथों। आज लगभग हम इसका मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर देंगे, तो चलिए आज देखते हैं अभय सिंह। अब आगे का राजा बन गया अभय सिंह। अजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1724 में। तो 24 से 49 तक ये आगे का राजा रहेगा। इसका शासनकाल है 1724 से 49 तक। अभय सिंह की एक खास बात ध्यान रखनी है कि इसके समय एक घटना हुई थी खेजड़ली के अंदर। खेजड़ली गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर, वहां पर एक घटना हुई थी, खेजड़ली घटना बोला जाता है इसे। ऐसी बहस में इसका एक भाई था जो इसने अजीत सिंह की हत्या की थी, बख्त सिंह। तो इसे बख्त सिंह को इसने क्या किया, एक तो राजा धीराज की उपाधि दी थी। राजा धीराज की उपाधि से नवाजता है, उपाधि देता है, और एक उसे नागौर का परगना दे देता है, या नागौर का राजा बना देता है। हमने जब आमेर वाले इतिहास पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा की थी कि सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था 1734 में। उसमें हम पढ़ते हैं कि नागौर से बख्त सिंह गया था, जोधपुर से आपके अभय सिंह गया था और बीकानेर से जोरावर सिंह गया था। तो ये अभय सिंह और आपके बख्त सिंह ये वही है, हुरडा सम्मेलन वाले भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक बात ध्यान रखना, इसके समय खेजड़ली घटना होती है, जिसे खेजड़ली के अंदर एक घटना होती है जिसे खेजड़ली घटना कहा गया। खेजड़ली घटना तो आपको अलग पेज में बताता हूँ, थोड़ा बख्त सिंह वाला ध्यान रख लेना। इसे नागौर का परगना दिया और राजा धीराज की उपाधि दे दी थी। इसी ने अजीत सिंह की हत्या की थी और अभय सिंह के कहने पर। अब आगे घटना होती है खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना सबसे पहले अगर कोई भी घटना है, कोई भी युद्ध आए, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये खेजड़ली गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर ही। गांव है खेजड़ली, कहाँ ये
जोधपुर के अंदर ही पड़ता है खेजड़ली गांव। कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 सितंबर 1730 को। 12 सितंबर 1730 को कब हुआ? खेजड़ली घटना कब हुई? 12 सितंबर 1730 को। कहां हुई? तो ये आपके जोधपुर के अंदर हुई। अब ऐसे नहीं, एक तरीके से और पूछा जाता है इसे, तो ये खेजड़ली घटना हुई थी भाद्र शुक्ल 10वीं को। भाद्र शुक्ल 10वीं और विक्रमी संवत था 1787। ये चीज भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। अब मैं तो इसी के हिसाब से मेला भरता है यहाँ पर खेजड़ली के अंदर। तो ये भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 को ही भरता है। ईस्वी संवत और विक्रमी संवत में 57 साल का डिफरेंस होता है, फर्क होता है। ईस्वी संवत 57 साल पीछे होता है और विक्रमी संवत ईस्वी संवत से 57 साल आगे होता है। ये बात हम कैलेंडर करेंगे तो वहां पर और बढ़िया तरीके से कर देंगे। यहाँ पर इतने ध्यान रख लेना, भाद्र शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787, या ये जरूर याद रख लेना 12 सितंबर 1730 को क्या हुआ था? जोधपुर के अंदर खेजड़ली घटना हुई थी। हुआ क्या कि अभय सिंह जी को बनवाना था इनका, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका एक किला था, दुर्ग था जोधपुर का, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। मेहरानगढ़ के अंदर क्या है, थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा था। तो अभय सिंह जी के मंत्री थे जिनका नाम था गिरधर दास। उनके एक मंत्री हुआ करते थे निर्माण कार्य से संबंधित, जिनका नाम था गिरधर दास। गिरधर दास जी, इन्होंने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ लकड़ी लेकर आओ, निर्माण कार्य चल रहा है, लकड़ी लेकर आओ। तो लकड़ी का करते क्या थे, क्या कि चूना बगान, पहले सीमेंट नहीं थी तो चूने से मकान बनाए जाते थे और चूने को बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था, लकड़ी को जलाया जाता था। तो इसलिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो गिरधर दास जी ने भेजे कि अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ लकड़ी लेकर आओ पास के गांव से। सैनिक गए किस गांव के अंदर? खेजड़ली गांव के अंदर। और वहां पर जाकर क्या है कि राजा के सैनिक थे तो अहंकार तो वैसे ही था, प्रभाव तो वैसे ही बढ़ा हुआ था। तो सीधा पूछते किससे, सीधा जाकर लकड़ी काटने लगे। खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा है। वो सीधे वृक्ष काटने लगे, हरे वृक्ष काटने लगे, पेड़ काटने लगे। तो वहां पर एक महिला थी अमृता देवी, वहां पर एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई समाज की थी। बिश्नोई यानी 20 और 9 यानी 29 इनके क्या होते हैं, इनके समाज के कुछ नियम होते हैं। 29 ये जाम्बो जी ने शुरू किए थे, तो इसे बोला जाता है बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई वहां पर एक महिला थी। उसने सैनिकों से कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, हरी लकड़ी काट रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वैसे ही मारवाड़ के अंदर तो पेड़ बहुत कम है और तुम ऐसे ही अगर कुछ पेड़ बचे इनको काट दोगे तो फिर क्या बचेगा? मौसम ऐसे ही खराब रहता है, वर्षा नहीं होती। उनको समझाने लगी। सैनिक राजा के सैनिक थे और वो किसी के सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि तो ज्यादा पंचायती मत कर और मैं अपना काम करने दे। वो बोली मैं तुम्हें पेड़ नहीं काटने दूंगी। बोले नहीं काटने देगी मतलब क्या कहेगी तुम? बोली मैं कर तो क्या सकती हूँ, तुम्हारे पास हथियार है, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हें पेड़ नहीं काट सकते। वो एक पेड़ को क्या कर लेती है, हक कर लेती है, या उसे क्या करती है, उससे लिपट जाती है और बोलती है कि अगर पेड़ काटना है तो पहले मुझको काटना पड़ेगा। इससे सैनिकों के अंदर वो प्रभाव तो था ही, राजा के सैनिक है। उन्होंने उस अमृता देवी को पेड़ सही ही काट दिया। आपको फोटो दिखाऊंगा, उन्हीं को नहीं बल्कि उनके 3 लड़कियां थी और उनके पति रामू जी को काट दिया। देखते देखते वहां पर कुल 363 व्यक्तियों ने पेड़ों के चिपक कर अपनी जान दे दी। 363 व्यक्ति, जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष थे। 363 व्यक्तियों ने वहां पर बलिदान दे दी। धीरे धीरे खबर राजा के पास पहुंची। अभय सिंह जी ने तुरंत कार्रवाई बंद करवाई, यहां से थोड़ी माफी मांगी इन लोगों से। और क्या है, लकड़ी वगैरह तो ले गए, वो तो क्या पता उस समय का, लेकिन इन लोगों से माफी मांगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 363 व्यक्तियों ने पर्यावरण के लिए अपने सिरों का बलिदान दे दिया, अपने जान पर खेल गए, अपना बलिदान दे दिया था। तो और जाम्बो जी का जो बिश्नोई समाज के
करता करता है जिन्होंने बिश्नोई समाज चलाया था, उनका एक वचन भी है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जाए, कि सिर साटे अगर सिर कट जाए फिर भी रूख होता है वृक्ष, फिर भी अगर पेड़ रह जाए तो भी सस्ता जानो। और इस वाणी को कृतार्थ कर दिया था 363 लोगों ने। इन्होंने पेड़ों को बचाने के खातिर क्या अपना बलिदान दे दिया था। विश्व के इतिहास की, पूरे विश्व के इतिहास के आज तक की अगर देखें तो एकमात्र घटना ऐसी ही है खेजड़ी की, जहां पर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो आरती है, यहाँ पर मेला भी बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर क्या है मेला बढ़ता है खेजड़ी आंदोलन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी बोला जाता है इसे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहा पड़ता है खेजड़ी के अंदर। और भी अगर आपको अमृता देवी के बारे में कहीं से पढ़ने को मिले तो उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं कि आप राजस्थान से अगर पूछें कि आपके अंदर राजस्थान की कोई ऐसी महिलाएं बताइए जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हो, तो वो और ही नाम आते हैं। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई का नाम अगर उन्हें सजेस्ट किया जाए, बताया जाए, तब कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकते हैं, लेकिन इनका नाम तो सबसे पहले होना चाहिए। तो थोड़ा सजेस्ट कीजिए, कहीं पर पढ़िए इनके बारे में और जानकारी मिले तो वहां से पढ़िए। एक इनके ऊपर पुरस्कार शुरू हुआ था, तो ये खेजड़ी घटना से याद कर लेना, 12 सितंबर 1723 को। और वैसे देखें तो भाद्र शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 को। मंत्री थे गिरधर दास और महिला कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। कितने व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया? 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो अमृता देवी के पति का नाम था रामू जी, इन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया था। 3 इनकी बच्ची थी, वो भी शहीद हो गई थी। अब देखिए इनके ऊपर एक पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वो और देख लो थोड़ा सा। अमृता देवी पुरस्कार ये शुरू हुआ था आपके 1994 में। 1994 से शुरू हुआ था। किस कार्य में दिया जाता है? तो ये तो दिया जाता है वन संरक्षण में, और एक दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण में। वन्य जीव संरक्षण में कुल मिलाकर बात करें तो पर्यावरण और साथ किए गए बढ़िया कार्यों को देखकर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? 1994 के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना। इसके बाद में आते हैं अभय सिंह जी के दरबारी कवि, दरबारी विद्वान। किन किन को यह पुरस्कार मिल चुका है तो थोड़ा ध्यान कर लेना, एक बार पढ़ लेना। इनके आते हैं दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान इनके 2 प्रमुख दरबारी हैं। नंबर 1 पर आता है कर्णिदान जी, और एक आपने बहुत बार नाम सुना होगा वीरभान। इनकी एक पुस्तक है वीरभान की राजरूपक, और कर्णिदान जी की पुस्तक है ये आपकी सूरज प्रकाश। ये इनकी पुस्तक है। उस समय मुगल बादशाह थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला। तो गुजरात, मैंने आपको बताया कि मालवा और गुजरात का क्षेत्र क्या हरा भरा क्षेत्र था, काफी इनकम वाला क्षेत्र था। तो यहाँ के जो भी शासक हुआ करते थे या सूबेदार हुआ करते थे, उनकी थोड़ी ज्यादा चलती थी। तो गुजरात के अंदर एक शासक हुआ सर बुलंद राय। सर बुलंद मुस्लिम शासक था, सर बुलंद खां। या आपके सर बुलंद खां नाम का कोई यहाँ पर क्या हुआ, एक शासक हुआ था, गुजरात का था। ये कहां का शासक था? गुजरात का। थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इस पुस्तक के अंदर इनका वर्णन है। सर बुलंद खां गुजरात का शासक था।
थोड़ी इनकम ज्यादा थी, तो इसने मुगल बादशाह उस समय इसलिए थे रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था, रंगीन जीवड़ा था। इस सर बुलंद खां ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया। तो मुगल दरबार के अंदर बादशाह को जब पता चला तो उसने कहा भी सर बुलंद खां के खिलाफ अभियान भेजा जाए। तो दरबार के अंदर क्या होता था कि एक पान का बीड़ा लाया जाता तस्तरी के अंदर रखकर, और जो भी उस पान के बीड़े को उठा लेता वही इस कार्य के लिए, जो भी कार्य था उसके लिए जाया जाता। तो सर बुलंद खां के विद्रोह को दबाने के लिए दरबार के अंदर पान का बीड़ा लाया गया। लेकिन कहते कि शक्तिशाली शासक था तो किसी ने वो बीड़ा नहीं उठाया, सब राजाओं ने अपने सर नीचे कर लिए सर बुलंद खां का नाम सुनकर। तो अब मोहम्मद शाह ने कहा कि क्या धरती वीरों से रहित हो गई है, ऐसा कोई वीर नहीं है जो सर बुलंद खां का सामना कर सके। तब किसी ने कहा कि अभय सिंह जी है मारवाड़ के, वो कर सकते हैं सर बुलंद खां का सामना। बोले वो कहा है, बोलो जोधपुर ने बुलाओ उनको। उन्हें बुलाया गया, उनसे कहा गया कि सर बुलंद खां के खिलाफ आपको जाना, ये बीड़ा उठाइए। इन्होंने कहा मैं क्यों उठाऊं, बाकी वाले क्यों नहीं उठा रहे। तो बोले कि बाकी कोई नहीं उठा रहे, सर बुलंद खां के खिलाफ जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, इसलिए आपको बुलाया। तो बोले ठीक है, कोई नहीं जा रहा तो मैं चला जाऊंगा। मैं लड़ाई का तो मान लो उनको शौक ही था कि अगर कोई नहीं जा रहा, किसी से पार नहीं पड़ रही, तो फिर हम चले जाएंगे। और कर्नल जेम्स स्टोर तो कहता भी है कि मुगल बादशाहों को मारवाड़ के राठौड़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी आधी से ज्यादा जीत तो इन्हीं राठौड़ों की वजह से हुई है। तो अभय सिंह वहां पर जाता है सर बुलंद खां के खिलाफ, और शानदार जीत होती है उसकी सर बुलंद खां के खिलाफ, उसे पकड़ता है, उसका विद्रोह दबा देता है। तो उस लड़ाई का जो वर्णन है वो आपकी कर्णिजंग जी की पुस्तक में मिलता है और आपके वीर बाण की राज रूपक में मिलता है। तो दोनों पुस्तकों को याद कर लेना। सूर्य प्रकाश पूछी गई है, किसकी पुस्तक है, कर्णी दान जी की, और ये राज रूपक हो गई आपके वीर बाण जी की। इसके बाद में जब ये कर्णिदान जी ने पुस्तक लिखी तो इसने अभय सिंह जी को कहा कि ये साथ में गए थे युद्ध के अंदर, तो इन्होंने कहा अभय सिंह जी से कि मैंने आपके युद्ध के ऊपर ये पुस्तक लिखी है, आप इसे पढ़कर देखिए कैसी लगी। तो अभय सिंह जी बोले बड़ी पुस्तक है, इससे करो कि थोड़ा लड़ाई का वर्णन है, उसके कुछ दोहे बनाकर मुझे दे दो, वो देख लूं मैं। इन्होंने दोहे बनाए, उस दोहों को बोला जाता है बिड़द श्रृंगार। इन दोहों को क्या बोला जाता है, बिड़द श्रृंगार। इन दोहों को बोला जाता है, इस पुस्तक को बोल सकते हैं आप। इनको पढ़ा, इनको पढ़ने के बाद अभय सिंह जी को बढ़िया लगा, तो उन्होंने कर्णिदान जी को 1 लाख रुपए इनाम दिए और हाथी पर बैठाकर इनके घर तक इन्हें छोड़कर आए थे। खुद आगे आगे घोड़े पर थे और इनको खुद को बिठाया था हाथी पर, और सम्मान में इन्हें छोड़कर आए थे। इनके बाद इनका एक दरबारी था, तीसरा दरबारी था जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट, इनकी एक पुस्तक याद कर लेना। जगजीवन भट्ट की पुस्तक थी, एक तो अभय सिंह जी के दरबार में रहते थे तो इनके ऊपर लिख दी अभ्युदय, और एक इनके पिता अजीत सिंह जी के ऊपर लिख दी अजीतोदय। ये तो दोनों इसे याद रह जाएगी, अभ्युदय और अजीतोदय दोनों किसने लिखी, जगजीवन भट्ट ने। किसके दरबार में थे, अभय सिंह जी के दरबार में थे। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद शासक बना था इनका पुत्र था अभय सिंह जी के, याद रख लेना। इसके बाद तो लगभग एक मान सिंह पढ़ना है आपको, बाकी तो कोई राजा की बात नहीं है, वैसे पढ़ा लूंगा, सभी बता दूंगा कौन कौन सा राजा बना था। अभय सिंह की क्या रखना है, तो खैरगढ़ घटना 12 सितंबर 1730 को, और भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 को, ये ध्यान रख लेना। एक थोड़ी सर बुलंद गाय और एक इनके दरबारी विद्वान देख लेना, वीरबाण और कर्णिदान। वीरबाण की पुस्तक है राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान शब्द का वर्णन भी मिलता है, और एक आपके कर्णिदान जी हो गए। किसके खिलाफ गए थे, तो ये गुजरात के सर बुलंद खां के खिलाफ गए थे। बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीन जीवड़ा था। इसके बाद में इसका एक पुत्र था जो शासक बनता है, राम सिंह नाम के ये कुछ शासक था। इसके बाद में इसका एक पुत्र राम सिंह नाम का पुत्र था जो शासक बनता है 1750 में, 49 में मान लो, 49 से 50 तक ही रहा था। इसे कौन हटाता है, तो
मैंने आपको बताया था कि अभय सिंह का एक भाई था भक्त सिंह, जो नागौर का राजा था, वो इसे हटा देता है। वैसे भी ये कोई इंपोर्टेंट नहीं था, शक्तिशाली नहीं था, ज्यादा महत्व नहीं रखता था, तो वैसे ही इसके सरदारों ने, इसके ठिकाने मंत्रियों ने इसे हटा दिया था, ठिकानेदारों ने। और बाद में यहाँ पर राजा बन गया भक्त सिंह, कोई नागौर वाला। तो ये राम सिंह अभय सिंह का पुत्र और भक्त सिंह इसका अभय सिंह का क्या हो गया, भाई हो गया। कुछ समय शासक इसने किया, ये रहा था 1750 से 52 तक, 1750 से 1752 तक रहा था। इसके बाद में भक्त सिंह की मृत्यु हो गई और भक्त सिंह का पुत्र बनता है विजय सिंह। इसका पुत्र था विजय सिंह। और फिर आगे का राजा कौन बनेगा, ये विजय सिंह बनेगा। इस विजय सिंह के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपके आमेर पढ़ाया था, तब बताया था कि प्रताप सिंह और विजय सिंह दोनों मिलकर क्या है, आपस में युद्ध करते हैं। किससे, मराठों से। और उसके अंदर पहले युद्ध के अंदर मराठों की हार होती है, फिर दो युद्ध और होते हैं जिसके अंदर मराठों की जीत होती है। पहले युद्ध में उनका तुंगा का युद्ध किया था 1752 में, जिसके अंदर आपके मराठों की हार होती है। और उसके अंदर आपके सेनापति कौन था मराठों का, तो उसके अंदर सेनापति था ये, नाम भूल रहा हूं उनका, महादजी सिंधिया। और उसके जस्ट 9 साल बाद फिर युद्ध होता है जिसमें डिगबोई होता है। उसके अंदर क्या है, हार जाते हैं आपके जयपुर राजस्थान वाले। तो अब आगे का राजा बन गया विजय सिंह। विजय सिंह आगे का राजा बन गया। तो आमेर वाली घटना मैंने वहां पर बता दी थी, अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इसका शासनकाल है 1752 से 1798 तक, 1798 तक विजय सिंह का शासनकाल है। 1752 से 1798 तक। एक तो इनकी खास बात याद रखना, एक तो इनकी पासवान रानी थी, पासवान रानी थी इनकी, जिसका नाम था गुलाबराय। इसे कहा जाता है मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां। मारवाड़ की नूरजहां, आमेर की नूरजहां कहा जाता है रस कपूर को, जो जगत सिंह के समय थी। और मारवाड़ की नूरजहां होगी आपकी गुलाबराय, जो किसके समय थी, विजय सिंह के समय थी। थोड़ा राजनीति में इंटरफेयर हो गया तो इसे नूरजहां के साथ इसकी तुलना कर दी गई। इसका ये पुत्र मैंने आपको बताया, ये भक्त सिंह का पुत्र था। और इसने के संबंध भरतपुर वाले, उसमें भरतपुर का शासक था आपके ये जवाहर सिंह, सूरजमल का पुत्र था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के साथ इसके संबंध अच्छे थे, भरतपुर के जवाहर सिंह के साथ इसके संबंध अच्छे थे। अब आगे का राजा बनेगा इसका पुत्र, 2 पुत्र थे इसकी, एक पुत्र था भीम सिंह और एक पुत्र था मान सिंह, वही कृष्णा कुमारी घटना वाले। तो वो देख लो आगे। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनेगा भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल एक थोड़ी समय तक जीत रहा था, मैंने आपको बता दिया था। इसकी मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो इसका शासनकाल होता है 1793 से 1803 तक, 1793 तक हो गया आपके विजय सिंह का। इसके बाद इसका पुत्र बन गया भीम सिंह। इसकी सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, विजय सिंह का पुत्र है और इसकी कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद केस में मारवाड़ का राजा जी था। कृष्णा कुमारी की सगाई जिस राजा से हुई थी वो यही मारवाड़ का भीम सिंह था। मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी थी। और उसके बाद में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में वो अपनी पुत्री की दोबारा सगाई कर देते हैं आमेर के जगत सिंह के साथ। इनका एक भाई और था मान सिंह।
इनका ही भाई था मान सिंह, भीम सिंह का भाई था मान सिंह। तो इसकी मृत्यु के बाद मान सिंह राजा बन जाते हैं। मान सिंह राजा कब हो गए? 1803 में राजा बने। और कब तक रहेंगे? तो मान सिंह का शासनकाल थोड़ा लंबा ही था, क्योंकि आगे अंग्रेजों से संधियां भी हो गई थी, तो 43 तक, 1803 से 1843 तक। अब कहते हैं कि जब ये भीम सिंह राजा बन गए थे तो इधर मान सिंह चाहता था कि मैं राजा बनूं, और आपस में इनके मध्य युद्ध हो रहे थे। तो ये मान सिंह भागकर कहा गया? जालौर के किले में शरण ली थी इसने। जालौर में क्या ली थी? मान सिंह ने शरण ली थी। कोई पूछ ले कि मारवाड़ के किस राजा ने जालौर में शरण ली थी? वो था मान सिंह। वहां पर नीचे यहीं पर पास में आपके वल्लभ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के थे, एक बोल सकते हैं नाथ संप्रदाय के नाथ रहा करते थे, जिनका नाम था आयस देवनाथ। इनके गुरु भी बाद में बन गए थे वो, तो ये गुरु लिख देता हूं मैं सीधा ही। गुरु थे आयस देवनाथ। आयस देवनाथ। और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने एक बार मान सिंह से कहा था कि अगर तू कल तक ये किला नहीं छोड़ेगा तो आगे का राजा तू बन जाएगा मारवाड़ का। और उनकी भविष्यवाणी सच्ची हुई थी। इन्हीं के आशीर्वाद से क्या है, मान सिंह आगे का राजा बना था। इन्हीं के आशीर्वाद से मान सिंह मारवाड़ का राजा बनता है। और राजा बनते ही कहता है, इनको अपना गुरु बना लेता और कहता है कि आपका वहीं पर शासन चलेगा। तो ये नाथ संप्रदाय का वहां पर थे। अब आगे राजा बनते हैं अपने मान सिंह। अब आगे का राजा कौन हो गया? मारवाड़ का मान सिंह। कब से कब तक? 1803 में भीम सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद 43 तक जालौर में शरण ली थी। इसके गुरु थे आसनाथ, आयस देवनाथ। नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। नाथ संप्रदाय के थे। इन्होंने मारवाड़ के राजा बनने का आशीर्वाद दिया था इन्हें, और बाद में ये राजा बन गए थे। इन्होंने अपना गुरु बना दिया। इनके लिए फिर क्या किया इसने? मान सिंह ने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर बनवाया। नाथों ने इसकी सहायता की थी। नाथ इसके गुरु जी थे, तो इसके लिए इसने नाथों के लिए मंदिर बनवा दिया, जो किसके लिए था? नाथ संप्रदाय के लिए था, और महामंदिर बनवा दिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसे सन्यासी राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा हो गया था और वहां पर नाथों या आपके नाथों का प्रभाव ज्यादा हो गया था, बातें मानने लगा था और इसकी तरह रहने लगा। तो इस मान सिंह को कहा जाता है सन्यासी राजा। मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है इस मान सिंह को। अब इसके बाद में अंग्रेजों से इसके समय एक युद्ध हुआ था 1800, इसी ने किया था 1807 ईस्वी में। मैंने आपको बताया था वो कृष्णा कुमारी विवाद वाला गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य होता है? आमेर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य होता है। मान सिंह की हार होती है, लेकिन थोड़ा विवाद नहीं सुलझता, तो बाद में कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी और जीत सिंह के कहने पर क्या है, विष दे दिया जाता है। वो बात मैंने आपको वहां पर बता दी थी आमेर वाले में, और बाकी मेवाड़ वाले पढ़ाएंगे तब और बता देंगे। इसके बाद में इसके गिंगोली का युद्ध ध्यान रख लेना। और इसने की थी मारवाड़ के अंदर अंग्रेजों से संधि। अंग्रेजों से संधि कर दी थी इसी राजा ने। कब की? तो इसने संधि की थी 6 जनवरी 1818 ईस्वी को। वैसे मान सिंह अंग्रेजों से संधि नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके दरबारियों ने कर ली। तो अंग्रेजों की तरफ से आया था, सभी राजाओं से अंग्रेजों की तरफ से इसी चार्ल्स मेडकॉफ ने की थी। चार्ल्स मेडकॉफ, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अंग्रेजों की तरफ से सभी संधियां चार्ल्स मेडकॉफ करता है। और अपने राजस्थान से उस समय, और मारवाड़ से उस समय थे छतर सिंह। छतर सिंह व्यास,
मानसिंह की तरफ से गए थे। वैसे मानसिंह तो करना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने कर ली थी। अब इसने अंग्रेजों से संधि तो कर ली, कब 6 जनवरी 1818 को, लेकिन इससे ने अंग्रेजों से विद्रोह भी किया था, अंग्रेजों का विरोध भी किया था। तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं, अंग्रेजों का विरोध किस कारण किया, क्यों किया, ये चीज देख लेते हैं। अंग्रेजों का विद्रोह है, अंग्रेजों का विरोध। एक तो था आपके नागौर के अंदर एक राजा था अप्पाजी भोसले। नागौर का एक राजा था अप्पाजी भोसले, मैं लिख सकता, पहले लिख देता हूं यहां पर, फिर आपको बता दूंगा। सॉरी, नागपुर का राजा था नागपुर के अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले के कारण, ये अप्पाजी भोसले को शरण दी थी इन्होंने। अप्पाजी भोसले को शरण दी थी। दूसरा कारण पहले इसको बता दे रहा हूं, थोड़ा बता देता हूं आपको कि अंग्रेजों और मराठों के अंदर युद्ध चल रहा था। नागपुर का एक शासक था अप्पाजी भोसले, या आप सामंत कह सकते हैं उसको। तो उसने युद्ध के अंदर वो भागकर कहा गया अपने राजस्थान में आ गए। राजस्थान में आकर तो मैंने आपको बताया था महामंदिर, वहां पर एक नाथ का वेश बनाकर रहने लगा। कुछ समय बाद जब मानसिंह को पता चला कि ये तो अप्पाजी भोसले है, तो वो उन्हें वहां से अपने महल में बुला लेता है और कहता है कि नाथ वाथ वाला वेश छोड़ो, आज तो यहीं पर रहो, आजीवन मेरे पास रहो, आपको अंग्रेज आज तक नहीं ले आएंगे। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने कहा भी तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, इसको हमारे सौंप। इसने मना कर दिया कि संधि अपनी जगह, ये अपनी जगह, मैं तो इसको नहीं सौंपूंगा। तो थोड़ा अंग्रेजों का विरोध हो गया था। इसके बाद में एक बार आए थे आपके ये लॉर्ड विलियम आए थे आपके अजमेर के अंदर। उस समय राजस्थान की राजधानी बोलो या अंग्रेजों का राजस्थान के अंदर केंद्र था, तो वो अजमेर था। लॉर्ड विलियम आए, सभी राजाओं को बुलाया कि सभी राजा आप यहाँ पर आइए, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन ये मानसिंह नहीं गया, बोला तुम होगा अपना वायसराय अपनी जगह रहे, हम यहाँ के राजा नहीं आएंगे। तो इसने मना कर दिया था। लेकिन इस बात पर में अंग्रेज थोड़े बानिए टाइप के थे, व्यापारी थे, ज्यादा बात को नहीं बढ़ाया। ये अप्पाजी भोसले वाली बात है, ये है 1827 की, और ये आपके लॉर्ड विलियम वाली बात है, ये 1832 की। थोड़ी ध्यान कर लेना। 1827 में अप्पाजी भोसले को शरण देता है और आजीवन उन्हीं के पास रहते हैं। फिर मृत्यु भी उनकी जोधपुर के अंदर हुई थी अप्पाजी भोसले की। और 1832 के अंदर आपके लॉर्ड विलियम का आते हैं, अजमेर आते हैं, वहां पर मानसिंह नहीं जाता है। अंग्रेज खफा भी हुए थे, लेकिन क्या करें, नहीं है तो नहीं है। इसके बाद ध्यान रखना, इनके कुछ इसके पास आए थे 1819 के अंदर कर्नल टोड भी आए थे जोधपुर। कर्नल टोड ने इसे अच्छी तरीके से बातें की थी, इसके इतिहास को जानने के लिए प्रयास किए थे और इतिहास का पता भी लगाया था। इसके बाद में मानसिंह ने एक बनवाया था जोधपुर के अंदर पुस्तकालय, लाइब्रेरी, मान पुस्तकालय। जोधपुर के अंदर इसने क्या बनवाया था, मान पुस्तकालय का बनवाया। जोधपुर के अंदर लाइब्रेरी बना दी किसने, मानसिंह ने। मान पुस्तकालय बनाया, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, लाइब्रेरी है, वो किसने बनवाया, मानसिंह ने। अब इनके देखते हैं दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में इसके नंबर 1 पर नाम आता है बांकी चंद। आपके बांकीदास जी आते हैं। तो बांकीदास जी की ध्यान रखना, जैसे मनोतनैन से ख्यात लिख दी थी, मनोतनैन से भी ख्यात, वैसे इन्होंने भी ख्यात लिखी थी। बहुत ज्यादा प्रमाणित ख्यात मानी जाती है इनकी, बहुत ज्यादा हिस्टोरिक ख्यात है, डेट वगैरह सब चीज सही तरीके से मिलती है। तो इन्हें उपाधि मिली थी कवि राजा की।
इनकी उपाधि थी कवि राजा। इनके बारे में किस्सा आपको बताऊंगा। और इनकी पुस्तक थी वो थी बांकीदास विख्यात। बांकीदास विख्यात, जैसे नैन्सी ने लिख दी नैन्सी विख्यात, वैसे बांकीदास जी ने अपने नाम पर लिख दी बांकीदास विख्यात। एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखी थी, मानसिंह के दरबार में रहते थे तो मानसिंह पे लिखे गए मान जसो मंडल, मान जसो मंडल। और एक इन्होंने गीत लिखा था, अंग्रेज विरोधी गीत था। राजा ही जब अंग्रेजों का विरोधी है तो कभी तो इनका होना ही है ना। इन्होंने गीत लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क पर, आयो अंग्रेज मुल्क के, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये इनका गीत था। तो बांकीदास जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने वाले बड़े 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 पढ़ते ही रहते थे, इनका ये काम था, बहुत ज्यादा ज्ञानी बंदे थे। एक बार ईरान का एक राजदूत आया था, हिस्टोरियन आया था, इतिहास लिखने वाला आया था, मानसिंह के पास आया। उसने कहा कि आप अपने इतिहास के बारे में बताइए, मैं ईरान से आया हूँ, आपके इतिहास के बारे में लिखूंगा, आप अपने राजा महाराजा के बारे में बताइए। तो मानसिंह ने कहा मैं कहा आपको हिस्ट्री बताऊंगा, किस लड़ाई के बारे में बताऊंगा, ये हमारे बांकीदास जी है, आप इनसे जाकर मिल लीजिए, आपको बता देंगे। अगले दिन वो वापस ईरान का हिस्टोरियन आया और मानसिंह जी से बोला कि किस बंदे के पास भेज दिया, वो मेरी ईरान की हिस्ट्री मुझसे ज्यादा जानता है, तो ईरान की हिस्ट्री भी मुझसे ज्यादा जानता है, तो ये राजस्थान की हिस्ट्री तो कितनी जानता है। तो अपने बांकीदास जी पढ़ते ही रहा करते थे। तो ये विद्वान व्यक्ति थे, इनकी उपाधि थी कवि राजा की। बांकीदास विख्यात लिखी इन्होंने मान जसो मंडल लिखी और गीत लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पर इनके एक इनकी और है रचना, मेरे को थोड़ी याद आ गई, दातार बावनी, इनकी रचना है दातार बावनी। दातार बावनी इन्हीं की रचना है। अब इसके बाद में बांकीदास जी हो गए, दरबारी विद्वान हो गए। इसके बाद में राजा बनता है मानसिंह के बाद में तख्त सिंह। आज कंप्लीट कर देंगे। अब संधि हो गई तो कोई राजा ढंग के बने ही नहीं, बने तो उनकी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों से युद्ध वगैरह होते नहीं थे। इसके बाद में राजा बनता है तख्त सिंह। इसकी एक बात ध्यान रखनी है कि देखिए 43 तक शासन काल था मानसिंह का, लेकिन 1857 की क्रांति के समय राजा था। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था, जोधपुर का पूछ ले तो वो था आपके तख्त सिंह। इसने मेयो कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए चंदा दिया था और इसी ने मारवाड़ के अंदर प्रथम छापाखाना खुलाया था। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना व स्कूल भी इसी ने खुलवाया था। छापाखाना प्लस स्कूल इसी ने खुलवाया था। मेयो कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए दान दिए थे और इसी ने मारवाड़ के अंदर कन्यावध हत्या और समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। कन्यावध बस जीवित समाधि पर, जीवित समाधि पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तख्त सिंह की दो बातें ध्यान रख लेना, 1857 की क्रांति, बाकी क्रांति पढ़ेंगे तो इसे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ का राजा बनता है जसवंत सिंह सेकंड। एक हम जसवंत सिंह पीछे पढ़कर आए हैं, कोई दुर्गादास राठौड़ वाला जसवंत सिंह, गन सिंह का पुत्र जसवंत सिंह। आगे पढ़ेंगे हम जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड, ये आपके सेकंड हो गए जसवंत सिंह। इनका शासनकाल 1873 से 1995 तक, 1873 से 95 तक, 1895 तक। इनके एक भाई थे जिनका नाम सर प्रताप, सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने से और नाम था प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह इनके भाई थे जिन्हें क्या बनाया था, प्रधानमंत्री।
बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे तो ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन एजुकेशन के मामले में जितने भी आप जोधपुर के अंदर वर्तमान में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई एजुकेशन के मामले में जितने भी सरकारी जगह देख रहे हैं वो उन्हीं सर प्रताप सिंह की देखरेख में हुए थे, इन्हीं के समय हुए थे। तो बहुत ज्यादा बढ़िया इंसान थे। और एक तो जोधपुरी पेड़ और कोट जो आप फेमस देख रहे हो इन्हीं के समय फेमस हुए थे। और लंदन भी गए थे ये महारानी विक्टोरिया के, वहां पर कोई समारोह हुआ था उसके समय लंदन भी गए थे। जसवंत सिंह के तरफ से लंदन गए थे और इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को बुलाया था। तो यहाँ पर क्या आए थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह सेकंड के समय मारवाड़ के अंदर आए थे और इन्हीं के वेश्या थी नन्नी जान जिसने जहर दे दिया था। नन्नी जान वेश्या ने क्या किया था? स्वामी जी को जहर दे दिया था और बाद में स्वामी जी के अजमेर के अंदर जाकर क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में शासक बनते हैं सरदार सिंह। जसवंत सिंह सेकंड के बाद शासक बनते आपके सरदार सिंह। सरदार सिंह इसका शासनकाल वैसे देखो तो देख लो 1895 से 1911 तक, कोई खास बात नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, इसने बनवाया था जसवंत थड़ा महल। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे कहा जाता है एक थंबा महल। और इसी जसवंत थड़ा या एक थंबा महल को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबलीमेणी के महल को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, आपके जसवंत थड़ा या एक थंबा महल को। ये इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनवाया था। तो ये हो गया, थोड़ा याद रख लेना। इसके बाद में राजा बनते आपके उमेद सिंह और हनुमंत सिंह। इसके बाद में आपके राजा आते हैं उमेद सिंह और हनुमंत सिंह। एक हो गए उमेद सिंह, एक हो गए हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह तो वास्तव में नाम के राजा बने थे, वास्तव में तो ये राजा थे। 1918 से लगभग 47 तक ये गए थे, लास्ट में नाम के राजा थे हनुमंत सिंह। तो इनके बाद ध्यान रखना, एक तो इन्होंने पाली के अंदर जवाई बांध बनवाया था। पाली में जवाई बांध बनवाया। पाली के अंदर क्या है? जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध बनाया। और एक इन्होंने जोधपुर के अंदर चित्तर पैलेस या उमेद भवन बनवाया। चित्तर पैलेस या उमेद भवन। उमेद भवन का निर्माण करवाया था। हनुमंत सिंह ये आजादी और एकीकरण के समय राजा थे, मारवाड़ के राजा। आजादी प्लस एकीकरण, एकीकरण के समय मारवाड़ के राजा थे। अंतिम राजा हो गए मारवाड़ के। और इनकी एक रानी थी, पत्नी थी इनकी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी जो क्या है, भारत की अंतिम राजमाता थी कृष्णा कुमारी, जिनकी मृत्यु हुई थी 2018 के अंदर। ये क्या है? अंतिम राजमाता। कब मृत्यु हुई थी इनकी? 2018 के अंदर। 2018 के अंदर क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आज आपकी क्या होगी? मारवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई।
आगे कल बीकानेर की हिस्ट्री देखेंगे जो मारवाड़ से निकला है। बीकानेर रियासत यहीं के राठौड़े से अलग, जोधा से अलग हुआ था बीका, जिसने बीकानेर बसाया था। तो कल बीकानेर की हिस्ट्री देखेंगे। तो ओके, थोड़ी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।